So we'll go ahead with next topic today. तो अगला टॉपिक है impulse of a force. So next topic that we are going to study today is impulse of a force. Impulse of a force समझने के लिए पहले आपको याद होना चाहिए what is Newton's first law of motion, second law of motion. What is Newton's first law of motion? Every object or a particle remains in a state of rest or in a state of uniform motion unless it is acted upon by an external unbalanced force. जब तक एक पार्टिकल पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. इट मींस इफ यू हैव एन पार्टिकल और ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे था, इट रिमेन्स एट रेस्ट. if it was moving along a straight line in a given with a given speed, तो उसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक यू डू नॉट अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? जब तक आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते तब तक स्टेट चेंज नहीं होता है. मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में था तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? क्या होगा? स्टेट चेंज होगा. स्टेट चेंज होगा मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो अभी वो मूव होने लगेगा. अगर ऑलरेडी मोशन में था और आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा. वेलोसिटी चेंज होना मतलब मोमेंटम चेंज होना, बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. तो अगर ये पता है तो आपको इम्पल्स क्या है समझेगा. तो व्हाट यू नो इज दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या चेंज करता है? मोमेंटम चेंज करता है. क्या चेंज करता है? मोमेंटम चेंज करता है. तो वी नो दैट. व्हाट डू यू नो? You know that according to Newton's second law of motion, Newton's second law or first law or just Newton's laws of motion, an external unbalanced force, बड़बड़ नहीं चाहिए, an external unbalanced force क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस व्हाट? चेंज इन व्हाट? चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. अरे बेसिक चीज है. इफ यू हैव अ ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एंड अंटिल यू अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको तुम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो. किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का स्टेट अपने आप चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? उसके खुद के मास ने उसको अपोज किया. और ये जो टेंडेंसी होता है टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट इज नोन एज इनर्शिया. इसलिए फर्स्ट लॉ को हमने बोला था लॉ ऑफ इनर्शिया. अब अगर मैं उस ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा देता हूँ तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा? वेलोसिटी चेंज करेगा. वेलोसिटी चेंज करेगा मतलब क्या चेंज करेगा? मोमेंटम चेंज करेगा. वही लिखा मैंने यहाँ पे. We know that according to Newton's second law of motion, an external unbalanced force produces change in momentum of a body. इसका मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस का काम क्या है? टू प्रोड्यूस चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. सो दिस मीन्स दैट द बेसिक इफेक्ट ऑफ अ force is to produce change in momentum. तो फोर्स बेसिकली क्या करता है? किसको चेंज करता है? मोमेंटम को चेंज करता है. इसी को तुम अगर मैथमेटिकल वे में लिखोगे, हमने ऑलरेडी लिखा था F इक्वल टू dp बार बाय dt. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Rate of change of momentum is equal to external unbalanced force and the change takes place in the direction of the force. तो यहाँ से इस इक्वेशन से what you will get is dp equals to, ये dt को यहाँ लाता हूँ, dp equals to f bar dt. बराबर? पक्का श्योर गुड राइट. तो ये हमको सब पहले से ही पता था. अभी नया क्या है? नया कुछ नहीं है.
ये चेंज इन मोमेंटम का नया नाम है इम्पल्स। तो जो तुम इम्पल्स ऑफ अ फोर्स बोल रहे हो ना, जो लास्ट बेंच हम जो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स की बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं, वो चेंज इन मोमेंटम का नया नाम है। तो दिस चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स। दिस चेंज इन मोमेंटम is also known as, also termed as impulse of a force. गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब अगर आपको याद होगा, हमने देखा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस में फोर्स कैन बी अ कांस्टेंट फोर्स और फोर्स कैन बी अ वेरिएबल फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट फोर्स? जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और विथ टाइम विथ पोजीशन वो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उसको क्या बोलते हो? कांस्टेंट फोर्स। और अगर फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हो? वेरिएबल फोर्स। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, so if the force is constant, if the applied force is constant, तो अगर applied force constant है, then in that case you have dp equals to f into t। और dt को मैंने t लिख दिया, तुमको dt लिखना है dt लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ d लिखोगे तो इट इज स्मॉल टाइम इंटरवल, और t लिखोगे तो इट मे और मे नॉट बी स्मॉल टाइम। नॉर्मली स्मॉल ही होता है इम्पल्स के केस में। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि यू आर नॉट इंटीग्रेटिंग। तुम इंटीग्रेट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंटीग्रेट कब करते हो? जब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और पोजीशन, मतलब जब फोर्स चेंज हो। जब फोर्स कांस्टेंट, ऐसे मैंने पहले मेंशन कर दिया, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, इफ द अप्लाइड फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन dp इक्वल टू एफ dt। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो, इफ द फोर्स इज वेरिएबल, जब फोर्स वेरिएबल होता है ना, तो तुम डायरेक्टली लिख नहीं सकते हो, तुम इसको लिखोगे dp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ dt, क्योंकि यहाँ पे इस केस में फोर्स की वैल्यू इज चेंजिंग विद टाइम। और बाय द वे, जैसे हमने चेंज इन मोमेंटम को नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? इम्पल्स। तो नोटेशन भी चेंज करना पड़ेगा, तो नोटेशन भी चेंज कर दो, इसको लिखेंगे कैपिटल जे। तो इम्पल्स को हम लोग डिनोट करते हैं विद न्यू लेटर कैपिटल जे। इट इज चेंज इन मोमेंटम विच इज फोर्स इनटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम। सिर्फ डिफरेंस ये है, अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो यू डू नॉट इंटीग्रेट, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो यू हैव टू इंटीग्रेट, क्योंकि उस केस में फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए यू हैव टू इंटीग्रेट, राइट? या फिर आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन जे इक्वल्स टू डीपी। व्हाट इज डीपी? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास कॉमन निकल गया, v2 माइनस v2। तो दिस इज वन मोर फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। और जब जब हम नया फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करते हैं या डिफाइन करते हैं, हमको उसके एसआई यूनिट्स भी लिखने पड़ते हैं। तो व्हाट इज एसआई यूनिट? सिंपल। व्हाट इज इम्पल्स? एफ इंटू टी। एफ क्या है? फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड। और हमको डायमेंशंस भी चाहिए। डायमेंशन कैसे निकालोगे? फोर्स का डायमेंशन, व्हाट आर फोर्स का डायमेंशंस? m1 l1 t माइनस टू इंटू टाइम का डायमेंशंस। टाइम का डायमेंशंस क्या है? क्या है? t1। तो -2 और +1 कितना हो गया? -1। कितना हो गया? -1। तो ये आ जाएगा आपका -1। तो t-1। ओके, वन लास्ट थिंग, इम्पल्स को तुम एक अल्टरनेट वे में भी डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज इम्पल्स? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ force and the small amount of time for which the force acts. So impulse can also be defined as, impulse can also be defined as, the product of force and the small time interval। छुट्टी खत्म हो गई,
शांत बैठो, ध्यान दो. So impulse can also be defined as the product of force and the small time interval for which the force acts. So I'll just quickly revise what is impulse. This is all about impulse. तो पहले तो ये पता होना चाहिए what is Newton's second law of motion. बड़बड़ नहीं, ध्यान यहाँ पे, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली दिवाली की छुट्टी के बाद पहला दिन है, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी आपकी, 1 डे एक्स्ट्रा. तो बातें मत करो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान ध्यान दो. सिंपल है, कुछ नया नहीं है. हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी देखा था. व्हेन यू अप्लाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन बॉडी, बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी. सिर्फ डी पी को लिख दिया एफ डी टी. डी पी बाई डी टी वॉज एफ, डी टी को शिफ्ट कर दिया तो डी पी इक्वल टू क्या बन गया, एफ इंटू डी टी. बराबर. इस चेंज इन मोमेंटम को नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, इम्पल्स. तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स. बराबर. अब इम्पल्स फाइंड करते वक्त यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू फर्स्ट नो कि फोर्स अगर कांस्टेंट है तो तुमको डायरेक्टली एफ इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम मल्टीप्लाई करके इम्पल्स मिल जाएगा. लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और आगे हमको देखना है कि ग्राफ से कैसे इम्पल्स फाइंड होता है. तो विल सी हाउ टू फाइंड इम्पल्स थ्रू ग्राफ. तो अभी पहले तो पता होना चाहिए इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम. तो इसके लिए हम लोग उसको अल्टरनेट वे में भी डिफाइन कर सकते हैं. इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट्स. क्योंकि वो फोर्स इनटू टाइम है तो उसका ऐसा यूनिट क्या बन गया, न्यूटन सेकेंड. और उसके डायमेंशंस क्या आ गए, m1 l1 t-1. राइट. अब लेट अस टॉक अबाउट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्स. डे टू डे लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हो, आप देखते हो. फॉर एग्जांपल व्हेन अ बैट्समैन हिट्स द बॉल, तो बॉल पे फोर्स लगा, बैट ने फोर्स लगाया बॉल पे. कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन बैट एंड बॉल वाज वेरी स्मॉल ना. बॉल बैट के साथ कॉन्टैक्ट में फॉर स्मॉल टाइम आता है. बैट ने बॉल पे फोर्स लगाया लेकिन उसका इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है. तो इन सच केसेस यू डिफाइन इम्पल्स. राइट. तो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स है. बैट एंड बॉल केम इन कॉन्टैक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम बट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज फॉर लार्जर टाइम. फॉर एग्जाम्पल सॉकर, फुटबॉल, किक मार दिया बॉल को. तो जब तुमने किक मारा तो किक, पाव, लेग, योर नी एंड द बॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम बट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज फॉर लार्ज टाइम. तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है इम्पल्स के. दिस इज ऑल अबाउट इम्पल्स. इतना पता होना चाहिए आपको इम्पल्स का. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क. लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगले दो टॉपिक है, अगले दोनों टॉपिक का नाम है टॉर्क. पहले केस में टॉर्क को बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरे केस में टॉर्क को बोलते हो मोमेंट ऑफ कपल. तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअली टॉर्क. लेकिन टॉर्क समझने के लिए तुमको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी, what is rigid body? So you know what is rigid body? What is rigid body? What is rigid body? Rigid body, rigid body. What is rigid body? What is a rigid body? First, how many states of matter do you know? Solids, liquids, gases. So actually you know only 3 states of matter which exist at normal temperature pressure conditions. Actually बहुत ज़्यादा है, 5 से भी ज़्यादा है. You talk about solids, liquids and gases and then plasma. Plasma बहुत high temperature पे होता है. Then you have Bose-Einstein condensates. और भी है states of matter but we will not talk about them also. We will talk only about these 3 states of matter: solids, liquids and gases. अब सबसे पहले rigid body is a solid body. अब आपको basic difference पता होना चाहिए between a solid, liquid and gas. What is the basic difference between solid, liquid and gas? तब जाके rigid body समझेगा. Solid is solid, liquid is liquid, gas is gas. Gas we breathe, liquid we drink, solid we don't eat.
सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट साइज, मतलब उसका वॉल्यूम और उसका साइज शेप सेम रहता है, राइट। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों रहता है वो समझने के लिए आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इन केस ऑफ सॉलिड्स, इन केस ऑफ सॉलिड्स the atoms or molecules of the solids they are periodically arranged, और किसी भी दो एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में, मैं इसके बाद इसको पार्टिकल्स बोलूंगा, किसी भी दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस स्मॉल होता है और फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब इन दो पार्टिकल में जितना डिस्टेंस है उतना ही अगले दो में डिस्टेंस है, तो दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक अरेंजमेंट। सो इन केस ऑफ सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, the distance between any two particles, any two successive particles is same, right। और क्योंकि डिस्टेंस कम है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो पार्टिकल पार्टिकल का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है इसके लिए उनके पास एक डेफिनेट शेप है एंड डेफिनेट साइज ऑल्सो। इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड के केस में पहली बात तो ऐसा कोई पीरियोडिक अरेंजमेंट है नहीं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है। पार्टिकल्स आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, hence they do not have a definite shape but they have definite volume। they take the shape of the container in which you put the liquid। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल दिया तो वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस में डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज एक्सट्रीमली लार्ज, तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नहीं है, नेग्लिजिबल है, hence they do not have definite shape and definite volume, right। तो we'll focus our attention only to solids, क्योंकि rigid body है solid body। अभी solids में भी तुम लोग दो टाइप के solids की बात कर सकते हो, एक होता है rigid, एक होता है non rigid। what is non rigid? अगर मैंने इस solid पे एक फोर्स लगा दिया, फोर्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज चेंजिंग तो वो जो सॉलिड है वो नॉन रिजिड होता है। इफ यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सॉलिड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंज, देन सच अ सॉलिड इज कॉल्ड एज नॉन रिजिड। लेकिन इफ यू अप्लाई फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, तुम चाहे जितना फोर्स लगा लो, if the distance between the two particles does not change, then such a solid is called as rigid body। So what is rigid body? A body is said to be rigid if the relative distance between its particle does not change under the application of force of any magnitude। तुम चाहे उतना फोर्स लगा लो, the distance will not change। ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। इसका मतलब रिजिड बॉडी का शेप चेंज नहीं होने वाला, नो मैटर हाउ लार्ज फोर्स यू आर अप्लाइंग। तो पता होना चाहिए आपको, a body is said to be rigid, is said to be rigid if the relative distance between any two particles, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, बड़बड़ मत करो, मुझे यहाँ सब दिख रहा है। आई विल सेंड यू डायरेक्टली होम, नो वार्निंग्स विल बी गिवन व्हाटसोएवर। तुम्हारा ध्यान यहाँ से हटा और बड़बड़ की, यू विल हैव टू गो होम। लास्ट टाइम, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the relative distance between any two particles does not change under the action of force of any magnitude, तो अगला टॉपिक समझने के लिए पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिजिड बॉडी, क्योंकि अगले टॉपिक में हम लोग दोनों टॉपिक्स में हम लोग रिजिड बॉडीज ही कंसीडर करने वाले हैं। यू नीड टू नो व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इज अ बॉडी in which the relative distance between any two particles does not change under the action of force of any magnitude। जितना फोर्स लगाना है लगा लो, डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, मतलब शेप चेंज नहीं होने वाला। देन यू शुड नो व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन
और 12th का पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, ये नहीं समझा तो वो तो गए गए गए, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? अब जब ये रिजिड बॉडी रोटेट होगा, यू हैव टू एक्सपांड योर इमेजिनेशन। हमारे पास था रिजिड बॉडी, ये है रिजिड बॉडी। अब इसमें कुछ पार्टिकल्स दिखा देता हूं मैं। तो इट हैज सम पार्टिकल्स पीरियोडिकली अरेंज्ड। जब ये बॉडी रोटेट होगा तो ये हर एक पार्टिकल क्या करेगा? अरे इमेजिन करो, एक आपके पास लेट अस से बुक है, बुक पे तुमने बहुत सारे पार्टिकल्स ड्रॉ कर दिया और तुम बुक को घुमा रहे हो, तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा? और रोटेट होगा, मतलब क्या होगा? सर्कल्स में मूव होगा, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, all the particles move along circles, right? When a rigid body rotates, all the particles move along circles. अब जब they are moving along circles, तो हर एक सर्कल का एक क्या होता है? सेंटर होता है, राइट? तो इफ यू नोटिस, जितने भी पार्टिकल्स है, इन सबका जो सर्कल बन रहा है, उन सबका सेंटर एक कॉमन लाइन पे है। सो व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, when a rigid body rotates, all the particles move in circle. The centers of all these circles lie on a common straight line, and this common straight line को पता है क्या बोलते हैं हम लोग? Axis of rotation. Axis of rotation. So you have to understand what is axis of rotation. What is axis of rotation? मुझे क्या पता, मेरा तो ध्यान नहीं था। What is axis of rotation? What is axis of rotation? How do you define axis of rotation? आप जरा पीछे शिफ्ट हो जाओ। Yes, and you also. So when a rigid body rotates, all the particles of the body moves in circles. The centers of all these circles lie along a common straight line. This line is known as axis of rotation. This line is known as axis of rotation. इस लाइन को आप बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ यू आर रेडी टू गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये दोनों चीजें पता होगी तो मोमेंट ऑफ फोर्स समझेगा, और मोमेंट ऑफ फोर्स समझेगा तो फिर बहुत सारे 12th का तो पहला ही चैप्टर उस पर डिपेंड करता है, तो बहुत सारे टॉपिक उस पर डिपेंड करते हैं, तो ये समझेगा तो वो समझेगा। द नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, which is also known as torque. और टॉर्क हम लोग दो अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अगेन 12th का 11th नंबर चैप्टर, 10th नंबर चैप्टर, उसमें भी ये टॉर्क नहीं पता होगा तो डेरिवेशन समझ में नहीं आएंगे। तो ये वी आर मेकिंग बेस ऑफ 12th नाउ। तो टॉर्क हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे, एक को बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स और एक को बोलेंगे मोमेंट ऑफ कपल।
अभी कपल क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले मोमेंट ऑफ फोर्स पे ध्यान दो। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, अब मोमेंट ऑफ फोर्स से भी पहले तुमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, व्हाट डू यू नो, अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, वो बेसिकली बॉडी को लीनियर मोशन में, अभी इसके आगे लीनियर मोशन को लीनियर नहीं बोलने वाले हम लोग, बोलने वाले ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलने वाले हैं? तो व्हेन यू अप्लाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन अ बॉडी, it basically produces which type of motion? Translational motion, मतलब motion along a straight line, correct? But a force can also produce turning effect. हमको अब तक ये पता था कि फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन इसके आगे आपको ये भी पता होना चाहिए फोर्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट मतलब रोटेशनल इफेक्ट। तो व्हाट वी नो इज, जो पता है वहां से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट an external unbalanced force can produce translation motion, can produce translational motion, but an external force is also capable of producing turning effect, is also capable of producing turning effect। तो हमेशा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा ऐसा नहीं होता है। इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट मतलब क्या? रोटेशनल इफेक्ट। तुम भी तो करते हो ना, डोर ओपन करते वक्त या क्लोज करते वक्त क्या करते हो, एक फोर्स लगाते हो, वो फोर्स से दरवाजा आगे जाता है क्या? नहीं, अपनी जगह पे क्या होता है, टर्न होता है, रोटेट होता है। तो फोर्स अगर लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर सकता है तो फोर्स और कौन सा इफेक्ट, मतलब कौन सा मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, टर्निंग इफेक्ट मतलब रोटेशनल मोशन। तो फोर्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस विच इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट, विच इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। अब ये जो टर्निंग इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है वो देखना पड़ेगा आपको। और बाय द वे इसके आगे, अब और आपसे आगे जब भी तुम बोल रहे हो लीनियर मोशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं फोर्स। जब भी आप रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हो तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ, ये जिसके भी आगे तुम लिखोगे मतलब इट हैज समथिंग टू डू विथ व्हाट, रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ, ये मूवमेंट नहीं है, ये मोमेंट है। इट इज नॉट MOVE, इट इज MOMENT, मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ ये वर्ड कहीं पे भी लगाना नहीं। यू कैन राइट दिस वर्ड ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन और टर्निंग इफेक्ट। गुड। तो जो टर्निंग इफेक्ट है किसने प्रोड्यूस किया, फोर्स ने। वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। अब वो दो चीज समझने के लिए पहले आई विल ड्रॉ रिजिड बॉडी हियर। तो फॉर एग्जांपल ये रिजिड बॉडी है, ये डोर ही मान लो इसको, दिस इज अ डोर, डोर विंडो जो भी होगा वो, एनी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डोर ओपन या क्लोज करने के लिए तुम एक फोर्स लगाओगे, अपने आप तो होगा नहीं वो, यू हैव टू अप्लाई फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे ना, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे उसको बोलते हो पॉइंट ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन। तो ये जो P मैं दिखा रहा हूँ इस रिजिड बॉडी पे, तो वी हैव अ रिजिड बॉडी, इस पे एक पॉइंट दिखा दिया P। व्हाट इज दिस P पॉइंट? इट इज पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन। अब जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो एवरी फोर्स हैज अ डायरेक्शन। मैं एग्जांपल ही बता देता हूँ, गिव मी सम बुक। नाउ इमेजिन ये एक डोर है, डोर। अब इस पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा, सपोज इस पॉइंट पे फोर्स लगाया, तो दिस इज पॉइंट ऑफ एक्शन। अब फोर्स लगाते वक्त हो सकता है हम इस डोर को परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, हो सकता है हम उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। वैसे हम डोर ओपन क्लोज करते हो देखते थोड़ी है कि हम ना हमको परपेंडिकुलर लगाना है, हम तो धक्का दे देते हैं। तो वी अप्लाई फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इट कैन बी परपेंडिकुलर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी देयर।
तो जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाओगे उसको बोलोगे लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन। तो लेट अस टेक एनी लाइन ऑफ एक्शन हियर। तो ऐसा करता हूं मैं, ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन? द डायरेक्शन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ। डोंट वरी अबाउट टाइम, 9:19। गुड। अभी जो घड़ी देखो तो मैं टाइम बढ़ाता जाऊंगा। आई अंडरस्टैंड, दिवाली की छुट्टी के बाद पहला दिन है, थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि दिवाली की छुट्टी में तो हम लोगों को 10-11 बजे उठने की आदत होती है। अभी तो सुबह सुबह 5:30-6 बजे उठ के पहला क्लास, फिर दूसरा क्लास, फिर तीसरा क्लास, भूख भी लग गई होगी। तो एनीवे, लाइन ऑफ एक्शन। What is LOA? Line of action. The direction along with the force acts is called as line of action. तो ये line of action है। Axis of rotation से ये axis of rotation है, क्योंकि डोर मैंने बोला ना, इमेजिन दिस इज अ डोर। अब दरवाजा जब रोटेट होगा तो उसका एक्सिस का ही होगा, जैसे यहाँ पे हमने एक्सिस डिफाइन किया। एक्सिस कैसे डिफाइन किया? व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, all the particles of the body perform circular motion and the centers of all the circle lie on a common straight line which is called as axis of rotation. डोर के केस में एक्सिस कहाँ होता है पता है? बिजागरे, हिंजेस। तो यहाँ पे भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट? मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं उसको? मोमेंट आर्म। तो ये है आपका मोमेंट आर्म एस। रिमेंबर एस। गुड। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। S is moment arm. Moment arm. Moment arm is the shortest distance, मतलब perpendicular distance. Perpendicular distance between axis of rotation and line of action. पक्का पक्का? श्योर। गुड। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन तक तुम एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, पोजीशन वेक्टर आर बार। दिस इज नॉट मोमेंट आर्म, क्योंकि दिस इज नॉट शॉर्ट डिस्टेंस, और इस एंगल को बोलते हो थीटा। क्या बोल दिया इसको? थीटा। बराबर। गुड। अब ये पता होगा तो तुमको मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क का फॉर्मूला समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, we know that an external unbalanced force can produce translation motion, but an external unbalanced force is also capable of producing turning effect. अब ये टर्निंग इफेक्ट कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, उसके लिए मैंने एक डायग्राम ही ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक रिजिड बॉडी था, रिजिड बॉडी को रोटेट करवाना है, रोटेट करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वो कौन है? पॉइंट ऑफ एक्शन है। जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्स लगाया वो कौन है? लाइन ऑफ एक्शन है, राइट? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक जो मिनिमम डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको क्या नाम दिया हमने? मोमेंट आर्म। क्या बोला उसको? मोमेंट आर्म। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है वहां तक का एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, उसको क्या बोल दिया? आर, राइट? अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टॉर्क। लेकिन उससे पहले you should know this turning effect produced by a force, this turning effect produced by a force depends on two things. Number one, of course ये तुमने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, करते हो, ऑफ कोर्स करते हो, किया ना? नहीं किया तो आज कर लेना क्लास के बाद। अगर डोर ओपन या क्लोज करना है आपको
एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना पास में तुम फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा लगाना पड़ता है। डोर है, डोर, सपोज यहाँ पे एक्सिस है, आपको डोर को ओपन करना है, जितना तुम पास में फोर्स लगाओगे ना एक्सिस से डोर को ओपन करने के लिए, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जितना दूर लगाओगे कम फोर्स में भी काम हो जाएगा। इसलिए आते जाते वक्त हम लोग डोर क्लोज करते वक्त, ओपन करते धीरे से धक्का लगा देते हैं, बंद हो जाता है, क्योंकि तुमने एक्सिस से बहुत दूर फोर्स लगाया। लेकिन एक्सिस के बहुत पास में फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द सेम रोटेशनल इफेक्ट। तो रिमेंबर, टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कितना फोर्स लगाया, कौन सी डायरेक्शन में लगाया, और दूसरा मोमेंट आर्म, क्योंकि मोमेंट आर्म इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। So it depends on magnitude and direction of force. Magnitude and direction of force. And it depends on moment arm. What is moment arm? What is moment arm? Perpendicular distance between axis of rotation and line of action, axis rotation and line of action, जिसको तुम क्या बोलते हो, मोमेंट आर्म। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है। और बाय द वे, बाय डेफिनेशन, टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क is defined as the product of किसका प्रोडक्ट? It is defined as the product of magnitude of force and moment arm. It is defined as the product of magnitude of force and moment arm. और हम लोग इसको डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ। दिस इज नॉट टाउ, इट इज टाउ। देयरफॉर टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, क्योंकि फोर्स मतलब एक्शन, इसको हमने डिनोट किया था किससे, एफ से। और व्हाट इज मोमेंट आर्म, एस, तो एफ इनटू एस। बट व्हाट इज एस फ्रॉम दिस ट्राइंगल? ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये। व्हाट इज साइन थीटा बाय डेफिनेशन? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डायग्राम देख के बताओ, अपोजिट कौन और हाइपोटेन्यूज कौन? आर। तो व्हाट इज एस? आर साइन थीटा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2, what is torque? F into S, लेकिन S क्या है? R sin थीटा, बराबर। अभी आप मुझे बताओगे what is the magnitude of A bar cross B bar? What is the magnitude of A bar cross B bar? What is the magnitude of A bar cross B bar? खोया खोया रहता हूं। आई एम सॉरी, बीइंग अ टीचर हम गाना पूरा नहीं कर सकते, पता सब होता है, बोल नहीं सकते, प्रॉब्लम है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार डॉट बी बार? पहली बात तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार डॉट बी बार बोलना ही गलत है, क्योंकि ए बार डॉट बी बार डॉट प्रोडक्ट तो होता ही सिर्फ स्केलर है, इट इज ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार? ए बी साइन थीटा। तो व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार क्रॉस एफ बार? आर एफ साइन थीटा। तो यू सी, ये जो तुमने आर एफ साइन थीटा स्केलर फॉर्म में लिखा, इसको जब तुम वेक्टर फॉर्म में लाओगे तो इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट डाउन टॉर्क इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। अब जब हम लोगों ने नया पैरामीटर डिफाइन किया, तब हम लोग क्या करते हैं, एसआई यूनिट और डायमेंशंस। अभी एसआई यूनिट निकालना इज टू सिंपल,
This is force, this is distance. Force is in Newton, distance is in मीटर. और हमको डायमेंशंस भी तो चाहिए. फोर्स का डायमेंशंस क्या है m1 l1 t माइनस टू, और डिस्टेंस वापस से क्या है l1. तो l1 और l1 कितना हो गया l2. तो m1 l2 t माइनस टू. और तुमको पता है m1 l2 t माइनस टू आर ऑल्सो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी. वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क, सबके डायमेंशंस सेम होते हैं. तो सीईटी में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम डायमेंशंस. उसमें से एक टॉर्क एंड वर्क भी आता है. तो दे हैव द सेम डायमेंशंस. पक्का पक्का. तो दिस वाज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स. मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. अब तक हमने ये सीखा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है लीनियर मोशन. मतलब कौन सा मोशन ट्रांसलेशनल मोशन. लेकिन दैट इज पार्शियली ट्रू. फोर्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट. सो द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स. वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, नोट्स में है. द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. बराबर. ये जो फोर्स का एबिलिटी है टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है. नंबर वन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तुम कहाँ, मतलब कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो. नंबर टू, मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन, एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force and moment arm. What is moment arm? S. What is force applied? F. तो F into S. लेकिन अगर आप डायग्राम देखोगे तो फ्रॉम दिस डायग्राम साइन थीटा इज S by R. सो S equals to R sin थीटा. वो तुमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो बन गया FR sin थीटा. इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा R bar क्रॉस F bar. इट इज नॉट F bar क्रॉस R bar, इट इज R bar क्रॉस F bar. और अगर उसको ऐसा यूनिट चाहिए तो न्यूटन मीटर, और डायमेंशन अगर चाहिए तो m1 l2 t माइनस टू. तो जब एक सिंगल फोर्स रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको तुम बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स. जब दो फोर्सेस मिलके रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हो मोमेंट ऑफ कपल. तो अगला जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ कपल. मोमेंट ऑफ कपल, इसका भी दूसरा नाम टॉर्क ही है. तो यहाँ पे नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, तो होना नहीं चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब दो फोर्सेस है तो वो क्या बन गए, कपल. और ये दोनों कपल ने मिलकर बॉडी को रोटेट कर दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल. तो सबसे पहले आपको कपल क्या डिफाइन करना पड़ेगा. और ये कपल फिजिक्स का कपल है. गुड. तो हियर यू हैव कपल, मतलब टू फोर्सेस of same magnitude, equal magnitude, which are parallel to each other but acting at two different points. So you have to also remember when you have two equal but opposite forces acting on the same point. Example. तो let us say मेरे पास दो फोर्सेस थे. एक फोर्स था यहाँ पे और एक फोर्स है यहाँ पे. These two forces are equal in magnitude, opposite in direction. They are acting at the same point. क्या होगा? कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि द नेट इफेक्ट इज जीरो. दिस टू फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर. तो जब दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस सेम पॉइंट पे एक्ट कर जाए कुछ नहीं होता है, दे कैंसल आउट ईच अदर. लेकिन व्हेन यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दे प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट. राइट. तो सबसे पहले कपल क्या है वो डिफाइन कर लेंगे. टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड which are parallel to each other but acting at two different points of a body constitute a couple. They form a couple. So two forces of equal magnitudes. मैं काम करता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं. two parallel forces of equal magnitude, two parallel forces of equal magnitude but opposite direction, acting at
acting at two different points of a body, two different points of a body, points of a body constitute या फिर form a couple. अब तक एक सिंगल फोर्स रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, अब ये दोनों फोर्सेस मिलके मतलब कपल मिलके रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलोगे मोमेंट ऑफ कपल. जैसे हमने पिछले केस में डिफाइन किया था एबिलिटी ऑफ अ फोर्स, वहां पे अ फोर्स था मतलब सिंगल फोर्स था, तो इंग्लिश के आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए. तो ऑफ अ छोड़ दिया तो समझेगा ही नहीं एक फोर्स है कि दो फोर्स है, और अगर वो नहीं समझेगा तो फॉर्मूला भी गलत बनेगा आपका. तो यू हैव टू ऑल्सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. और द इज फॉर प्लूरल, अ इज फॉर सिंगुलर. तो रिमेंबर वहां पे हमने बोला था द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स, यहाँ पे बोलेंगे द एबिलिटी ऑफ अ कपल, क्योंकि यहाँ पे एक कपल है. द एबिलिटी of a couple to produce turning effect or rotational effect is called as moment of couple or torque. So the ability of a couple to produce turning effect is known as moment of couple. Moment of couple और टॉर्क. अब इसका फॉर्मूला ज़्यादा सिंपल है. वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, ये जो है ना, ये दोनों फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कैसे समझा परपेंडिकुलर? एंगल कितना बना, यहाँ पे कितना बना 90, तो डिस्टेंस क्या हो गया परपेंडिकुलर. इसको बोल देता हूँ मैं आर. दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई एफ. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है पिछले केस में कैसे डिफाइन किया था आपने, कैसे डिफाइन किया था? डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर, राइट. यहाँ पे मोमेंट आर्म नाम का कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे, लेकिन दो फोर्सेस है, तो यहाँ पे टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, पिछले केस में किसका प्रोडक्ट था? यहाँ पे भी फोर्स है, लेकिन यहाँ पे दो फोर्सेस है, दोनों में से कोई भी एक फोर्स. सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल इज डिफाइंड as the product of magnitude of one of the forces and the perpendicular distance between the two forces. Perpendicular distance between the two forces. Therefore, torque equal to F into R. क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला है? R. इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में ये भी R बार क्रॉस F बार ही आएगा. तो इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इक्वल टू R बार क्रॉस F बार. और ऐसा यूनिट चाहिए तो ऐसा यूनिट भी सेम है. सेम क्यों है? क्योंकि मोमेंट ऑफ कपल एंड मोमेंट ऑफ फोर्स दे आर नॉट टू डिफरेंट क्वांटिटीज, सेम ही है. फोर्स मतलब न्यूटन और डिस्टेंस मतलब मीटर. और इस केस में भी डायमेंशंस भी क्या आएंगे? सेम. क्या आएंगे? m1 l2 t-2, m1 l2 एंड t-2. पक्का श्योर. तो जब एक सिंगल फोर्स रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, सिंगल फोर्स, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हो? मोमेंट ऑफ सिंगल फोर्स था. मोमेंट ऑफ फोर्स डिफाइन कैसे किया था? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म. व्हाट इज मोमेंट आर्म? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन.
राइट। और जब दो फोर्सेस मिलके रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हो? मोमेंट ऑफ कपल। और मोमेंट ऑफ कपल कैसे डिफाइन करते हो? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। पक्का पक्का, गुड। तो कल के लेक्चर में हम दोनों इसका एक टेबल बना लेंगे, इन दोनों का difference between moment of force and moment of couple, and we'll go ahead with the next topic.